हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वेल मंत्रा में। साथियों, जैसा कि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो साथियों आपको बच्चों की ख्वाहिश थी कि सर टेक्निकल कम्युनिकेशन का सर जो सीरीज़ है क्वांटम सीरीज उसको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाइए ताकि हम जल्दी से इसका रिवीजन कर पाएँ। तो जी हाँ साथियों, इसलिए मैं आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ टेक्निकल कम्युनिकेशन की। अब साथियों पूरी सीरीज आने वाली है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक आपके पास पूरा एक से अच्छे कंटेंट के रूप में आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप इसको बिल्कुल आसानी से और जल्द से जल्द इसको एक बार वीडियो देख करके आप पूरा याद हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो साथियों आइए पढ़ते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। साथियों जो ऐसा हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 हमारा होता है फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कुछ जो टेक्निकल कम्युनिकेशन उसके कुछ फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, उनका बेसिक्स क्या है, किस में यहाँ पे आया है, टेक्निकल कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या फार्म होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। साथियों बेसिक नहीं होने वाली है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ होने वाला है। तो ये देखते हैं साथियों, ये जो लेक्चर है सिर्फ न केवल आपके एग्जाम तक है, ये सभी यहाँ पे समझिए सभी कोर्सेज जितने भी चलते हैं यहाँ पे हो सकता है आप बीटेक के स्टूडेंट हो लेकिन एमबीए तक भी से जो भी सब्जेक्ट है चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हों सभी ये चलेंगे। सभी यूनिवर्सिटी में ये जो सिलेबस है उसको देख के किया गया है और आपको क्विक रिवीजन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों जब भी हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन का तो जो पहला वर्ड आता है वो आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या और ये ज़रूरत क्यों है या फिर कैसे कहें ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एक वर्ड को डिराइव करना चाहें तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो बना है कम्युनिकेयर। क्या? कम्युनिकेयर वर्ड से बना है जिसका मीन्स होता है शेयर करना। ये साथियों जब भी हम बात करते हैं, जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ को या फिर अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड आता है कम्युनिकेशन का। तो अगर हम इसको कम्युनिकेशन को डिफाइन करना चाहें तो एक सिंपल से लाइन से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। जी हाँ साथियों, हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा अपने इन्फॉर्मेशन जो हमारे अंदर है उसको हम एक्सचेंज करते हैं। हम केवल बोलते ही नहीं है, दूसरों के आइडिया को भी हम एक्सेप्ट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, एक्सचेंज का भी वर्ड यूज किया गया है और साथ में शेयरिंग वर्ड भी यूज किया गया है। तो हम इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, वो हमारी होती है कम्युनिकेशन। तो साथियों यहाँ तक तो ठीक था, आप कहें ठीक है कम्युनिकेशन तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन आगे हमने जो बात की टेक्निकल कम्युनिकेशन क्यों नाम पड़ा है, इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, उसको अगर हम बात करें तो टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट कन्वेज अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। ये साथियों उम्मीद करता हूँ आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप एमबीए हो सकते हैं, आप अलग फील्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आपको पता है आप जो पढ़े हैं, आपने जो स्टडी किया, एक से टफ सब्जेक्ट स्टडी किया है वो सिर्फ आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को एक ईजी वे में हमको क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि ये जो हमारे ऑडियंस है जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज भी नहीं है उनको पता चल पाए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं ताकि वो सामने वाले का जो ऑडियंस है वो आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पे आगे ये भी बोला गया है टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द स्टडी ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड देन फाइंडिंग आउट द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑडियंस कैसा है, जो जिसको हम बोलने वाले हैं, जो इसको हम अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो हमारा ऑडियंस कैसा है और हम ऐसे कैसा रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे कैसा तरीका ढूंढते हैं ताकि जो सामने वाला के जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारे सामने वाले जिसको हम बताने वाले हैं उसको हम आसानी तरीके से उसको समझ में आ जाए, उसके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि पता है आप जैसे इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत से ज़्यादा अधिक से अधिक नॉलेज लिए पड़े हैं लेकिन उसको क्या होता है शेयर करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको ही हम क्या करते हैं एक आसान से तरीके में उसको शेयर करते हैं, तो वो हमारा आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। यहाँ पे और आगे बोला गया है इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड कस्टमर्स बाय द कंडक्टिंग इंटरव्यूज, टेस्टिंग देयर टॉपिक्स, स्टडिंग एग्जिस्टिंग information and finally reshaping this information so that the correct audience can access and understand and use it। मेरे साथ क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि टारगेट ऑडियंस, अब ऑडियंस को टारगेट कैसे करेंगे या फिर किस प्रकार से हमारी टारगेट है, उसके हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू हम कंडक्ट कर देते हैं कभी कभी कुछ टॉपिक के लिए, उसमें टेस्ट ले पाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है
उसमें उसकी उस टॉपिक में उसकी क्या लेवल है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कुछ टेस्ट ले सकते हैं, या फिर उसके जो इन्फॉर्मेशन है जो पहले से जो रिसर्च, मान लीजिए आप रिसर्च पेपर कर रहे हैं, जो पहले से रिसर्च पेपर है उनको हम पढ़ेंगे, उसको एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम लेंगे जो पहले से लिखे हुए हैं, फिर उसको हम अपने हिसाब से इस प्रकार से उस इन्फॉर्मेशन को इस हिसाब से रिसेव करेंगे ताकि जो ऑडियंस है, जो करेक्ट ऑडियंस उसको एक्सेस कर पाए और समझ पाए और उसका यूज कर पाए। तो ये प्रोसेस होता है हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन का। साथियों आप देखते होंगे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो सिर्फ हमें पता है, सामने ऑडियंस जो एक जनरल ऑडियंस है उसको नहीं पता होती, तो उसको किस प्रकार से समझाया जाए, वो सारे चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो हमारा आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ था जो आप सब बोल सकते हैं, और यही से आपका मार्क्स बन सकते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन से आप समझ सकते हैं क्या होता है। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स दिए गए हुए हैं। जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ तो पहले क्या होता है, एड्रेसेस पार्टिकुलर रीडर्स और ऑडियंस। टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम अपनी जो नॉलेज है, मान लीजिए हम कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, तो आप सभी के सामने तो उसको बोलने नहीं लगेंगे, किसी एक एड्रेस मतलब किसी एक स्पेसिफिक रीडर से ऑडियंस को सामने उसको व्यक्त करेंगे। तो वहाँ पर एक पार्टिकुलर रीडर से जो ऑडियंस होते हैं उनके सामने हम उसको व्यक्त करते हैं। और क्या होता है, इट हैज सेंटेंस टू मॉडरेट लेंथ, जिसका लेंथ, सेंटेंस का लेंथ होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना तो ज़्यादा लंबे लंबे हम सेंटेंस बोलते हैं, ना शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं, हम बताएंगे आगे लेक्चर में आने वाले हैं कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। तो मॉडरेट मतलब कि ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं जब बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, लंबे सेंटेंस देखते हुए, लॉन्ग सेंटेंस देखते हुए हम क्या करते हैं, हम बोरिंग फील करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे फीचर्स हैं, इसमें क्या होना चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। इट हैज ए लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। जी हाँ साथियों, इसको अगर हम पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल मतलब जो पैराग्राफ का डिवीजन होता है एक लॉजिक रूप से होता है। एक पैराग्राफ कोई ना कोई एक स्पेसिफिक आइडिया या थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पे क्या है, हेल्प्स पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और लोगों को क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायता करता है। रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कल्चर। हाँ साथियों, कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन साथियों मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ या कोई और बात कर रहा है, तो उनके बीच में क्या क्या चीज़ हो सकता है, वो उस कम्युनिकेशन में क्या क्या शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके गोल, उसके जो एम है अगले साल के, या फिर इस मंथ में क्या टारगेट है उसको, या फिर उसके कल्चर को, वहाँ पे किस प्रकार का बिहेवियर है, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ये फीचर हो सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। कॉन्सिस्ट ऑफ वर्ड एंड ग्राफिक्स आर बोथ। जी हाँ साहब, तो जब हम इसकी बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वर्ड के साथ साथ ग्राफिक्स या फिर दोनों साथ यूज होते हैं। अभी मैं बात करूँगा क्या होता है जनरल कम्युनिकेशन, क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन, तो आप इसको बहुत सारे आसानी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करें, इज प्रोड्यूस यूजिंग हाई टेक टूल्स। हाँ साथियों, इसमें क्या होता है, हम जैसे मैं भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन पीपीटी का यूज कर रहा हूँ, तो ये भी क्या एक टूल्स है। तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे टेक्निकल टूल्स यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्लूइड डायनामिक्स का एग्जाम्पल लिया, आप वहाँ पे CFD यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं उसका हम यूज करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग या फिर AutoCAD, जटिल से जटिल क्या होते हैं डिजाइन को हम क्या करते हैं AutoCAD में आसानी से समझा पाते हैं। तो क्या हुआ, हाई टेक टूल्स हो गए, वो भी हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन में आएंगे, क्योंकि हम उस आइडिया को, उस डिजाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक आसानी से बनाया गया है, जो एक टूल्स के द्वारा बनाया गया है। इट डिसिमिनेट्स नॉलेज इन ओरल और रिटन फार्म। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि रिटन फार्म में हो या फिर ओरल में हो, ये दोनों हो सकता है या दोनों में किसी में एक में हो सकता है। तो अपने नॉलेज क्या कर सकते हैं, ओरल या रिटन फार्म में क्या कर सकते हैं, फैलाते हैं या फिर व्यक्त करते हैं या फिर किसी को सामने रखते हैं। तो ये हो गए फीचर्स के बारे में। इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे अगर थोड़ा सा चलें और फीचर्स बताता साथियों, क्या है पर्पज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन का, हमारा पर्पज क्या है। अगर हम बात करते हैं जनरल कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन, सभी का पर्पज सेम ही होता है, क्योंकि हमको क्या करना होता है, सामने वाले को समझाना होता है। क्या क्या करना होता है सामने वाले के लिए, हमको किसी को इन्फॉर्म करना है, मतलब कि हमको एंटिसिपेट एंड आंसर्स योर रीडर्स क्वेश्चन। हमको जो रीडर्स हैं, जो हमारे रीडर्स हैं फिर ऑडियंस हैं, उनके क्वेश्चन को समझना है और उनका उत्तर भी देना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आती हैं, एंटिसिपेट एंड आंसर्स योर रीडर्स क्वेश्चंस। यहाँ पे रीडर्स मतलब आप ऑडियंस ले सकते हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका ले सकते हैं। टू इंस्ट्रक्ट मतलब हमको कहीं ना कहीं उनको निर्देश भी देना है। इनेबल योर रीडर्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, कोई एक टास्क है उसको हमको परफॉर्म करवाना है, रीडर्स को उसके लिए क्या करना है, जागरूक करना है, उसको अवेयर करना है, तो वहाँ भी हम इसको इंस्ट्रक्ट को बोल सकते हैं। परस्यूट मतलब साथ ही उनको एक राय पर ले आना। द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मूव, मोटिवेट और चेंज योर ऑडियंस।
आपके आइडियंस के अलग अलग थाट हो सकते हैं, किसी एक टास्क को लेकर के, किसी एक गोल को लेकर के, उनको बात करते हुए एक सही, एक प्रेजेंट, उसको एक आर्गुमेंट के द्वारा एक सही मोटिव लेना, एक सही मूव में ले आना, उनके आइडियंस के माइंड को चेंज करके उनको विचार करना, उनको विचार विमर्श करना, क्या हो सकता है, वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का हमारा पर्पज हो सकता है। तो 3 पर्पज है। अब इसको आसानी से आप हेडिंग याद रखेंगे, एग्जाम में इसको आसानी से लिख पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पर्पज के बाद साथियों आता है, जैसे मैंने बताया था कि हमको अभी देखेंगे क्या जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अगर हम इसको समझ लेंगे तो बहुत सारा चैप्टर जो भी हमारा वहम है टेक्निकल कम्युनिकेशन को लेकर के सारे क्लियर हो जाएंगे। साथियों जनरल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जो हम आए दिन किसी न किसी से हम बात करते रहते हैं। डेली हम सुबह उठते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस शेयर करना शुरू कर देते हैं, कहीं मम्मी के सामने, कहीं पापा के सामने, कहीं फैमिली के सामने, कहीं अपने दोस्त के सामने, वो हमारे जनरल होते हैं, जनरल कम्युनिकेशन है। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, अभी हम इसको आराम से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल मैसेज, ये क्या होता है, पहले जनरल जो कम्युनिकेशन वो जनरल मैसेज को कंटेन करती है। जैसे हम बोले अभी, आप जो भी दोस्तों से बात करते हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, वो हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम डेली लाइफ में करते आ रहे हैं, तो एक जनरल मैसेज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की, साथ यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन है, इधर हमारा जनरल कम्युनिकेशन है। तो ये क्या होता है, टेक्निकल मैसेज जो टफ होते हैं, या फिर जो हमारी नॉलेज होती है वो हमारे पास, वो उन संदेशों को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, फिर कंटेंट होता है। जनरल कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने कम्युनिकेशन जानते होंगे, इनफॉर्मल और फॉर्मल आराम से जानते होंगे। तो जो हमारा जनरल होता है वो इनफॉर्मल होता है, उसकी कोई स्टाइल या जो अप्रोच है वो किसी तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं। किसी बुलाना हुआ तो हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करते, जैसे रोज़ की ज़िंदगी में बुला लेते हैं, वो भी है अप्रोच, हम किसी जनरल स्टाइल में हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो हम इसको हमेशा फॉर्मल स्टाइल होता है और अप्रोच भी फॉर्मल होता है। एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उसकी तरीके से हम टेक्निकल कम्युनिकेशन को हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जनरल कम्युनिकेशन इज पोएटिक, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव, या फिर ये कैन भी हो सकता है, मतलब कि जनरल कम्युनिकेशन कैन बी इज पोएटिक, ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव। हम जनरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, किसी को हंसाने के लिए कुछ भी पोएट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग मुहावरे यूज कर सकते हैं, कुछ उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ अच्छे से वर्ड यूज कर देते हैं, अच्छा हो जाता है, भले वो हमने वो समझ में ना आए। लेकिन हमारा जो क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, वो एक प्रिसाइज होता है, छोटा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। एक सेंटेंस में सारे वर्ड्स जो हम जो कहना चाहते हैं प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो 20, जैसे बोलते हैं 19-20 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है साथियों, वो आपके रिटर्न फॉर्म हो सकता है, कहीं ना कहीं वो आपको किसी एक ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिसका आप फ्यूचर में यूज करने वाले हैं आप, क्योंकि उसी के मान लीजिए कोई ऐसा रिसर्च पेपर आप शेयर करने वाले हैं जिसपे कई सारे बच्चे आगे चल के क्या करने वाले हैं, उसको यूज करने वाले हैं। तो आपका अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो उन बच्चों का भी जो रिसर्च होगा वो भी गड़बड़ हो सकता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन, ये ध्यान दीजिएगा। जनरल और लिटरेरी राइटिंग इज लार्जली अ नेचुरल टैलेंट आर एन इनबॉर्न एसेट ऑफ वंस पर्सनालिटी। जब हम जनरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं या फिर राइटिंग की बात करते हैं तो हमेशा हमारे एक नेचुरल टैलेंट है, बचपन से हमारे अंदर है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग की, तो ये एक स्किल है जिसको हम प्रैक्टिस के द्वारा अचीव करते हैं, अचीव किया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको इसको प्रैक्टिस में लाना है, इस स्किल को आपको डेवलप करना है। इसलिए टेक्निकल कम्युनिकेशन आपको सिखाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। जबकि आप बात के जनरल की, तो आपको बस थोड़ा सा चीज़ सीखे, बाकी आप दोस्तों सीखते जा रहे हैं, आप उसको कहीं अलग से ट्रेनिंग नहीं मिली है, आप डे बाई डे उसको सीखते चले जा रहे हैं। अगला बात करें, द पर्पज ऑफ जनरल कम्युनिकेशन इज टू इंटरटेन और टू अम्यूज द ऑडियंस। ये जनरल है, कोई आइडिया शेयर करना हो गया, फिर किसी को इंटरटेन करना हो गया, किसी को हंसाना हो गया, तो ये हमारे क्या है, पर्पज है जनरल कम्युनिकेशन के। लेकिन जो हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन की, तो हमने बताया किसी को इन्फॉर्म करना, फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करना, टू एक्सप्लेन करना, और क्या हो सकता है टू परसुएड, किसी को एग्री करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करके किसी एक डिस्कशन पर आना। ये हमारा सकता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। आगे बात करें साथियों, ये थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज है, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन क्या है सारी चीज़ें इसी में समाहित हैं। आप इससे एग्जाम में कई मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं, अलग अलग टाइप क्लिक करके कहीं यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लंबा लिया हूँ और इसको इतनी सारी डिटेल में डिफरेंस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बात करें तो जनरल राइटिंग डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डायग्राम एंड ग्राफिक्स।
हम जैसे आप जानते हैं बचपन में ऐसे लिखते थे, कोई यहाँ पे कोई ग्राफिक्स कोई डायग्राम नहीं यूज करते, बस लिखते चले जाते थे, लंबा लंबा पैराग्राफ लिखते चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमको ग्राफिक डायग्राम चार्ट्स भी यूज करने पड़ जाते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझा पाएँ। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर लिखना चाहें, अगर राइटिंग में बिना चार्ट के माध्यम से लिख बताना चाहें तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत क्या है कि उसका कोई क्लियर कट नहीं होता, क्लियर वे नहीं होता कि जिस जो हमारा ऑडियंस वो समझ पाए। लेकिन जैसे हम उसको ग्राफिक यूज कर पाते हैं, जैसे उसका डायग्राम यूज करते हैं, कोई चार्ट की तरह दिखाते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं, कई बार यूज होता है। जनरल राइटिंग, चाहे साथियों राइटिंग की बात करें चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि क्या है राइटिंग वर्क भी एक कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे क्या है लिटरली और जेनरिक, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग में तो इस पे साइंटिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब कि एक स्पेसिफिक, अगर कोई राइटिंग लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं तो वहाँ पे उसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और वो साइंटिफिक होता है। उसमें हम लॉजिक भी देते हैं, रीजन भी देते हैं, प्रूफ भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं। तो उसके द्वारा हम टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये होता है। और बात करें जनरल राइटिंग में क्या होता है, टू सोसाइटी इन जनरल, किससे जनरल सोसाइटी को रिलेट करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में तो किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन को भी यहाँ पे टारगेट होता है। जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर कोई बात कर रहे हैं, उनकी कोई राइटिंग है, उनकी कोई पेपर है, तो किसमें क्या होगा, देखो डॉक्टर की प्रोफेशन, उसमें डॉक्टर की बातें, डॉक्टर के फार्मूले लिखे होंगे, डॉक्टर की जो प्रोसीजर वो लिखे होंगे और किसी अन्य टारगेट नहीं होंगे। अगर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग की बातें होंगी। तो ये हमको यहाँ पे देखना होता है। और जनरल सोसाइटी में देखते हैं आप कई बार लोग क्या क्या बातें करने लगते हैं, एक टॉपिक से भटक जाते हैं। तो जनरल होता है और टेक्निकल में हमको ये ध्यान देना होता है। आगे बात करें, जनरल राइटिंग इज वेरी लाइकली टू बी इमोशनल, सेंटिमेंटल एंड सब्जेक्टिव। हम देखते हैं कभी कभी बाहर, जो साथियों मैं बात करूँ बार बार, जो हम अगल बगल देखते हैं वो हमेशा जनरल राइटिंग होती है, जनरल चीज़ें होती है, जनरल कम्युनिकेशन होता है। तो हमेशा कभी इमोशनल हो जाता है, कभी सेंटिमेंटल होता है, कभी सब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब टेक्निकल की राइटिंग बात करते हैं वो लॉजिकल, रेशनल और ऑब्जेक्टिव होता है। उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और लॉजिकल होता है, और तार्किक मतलब कि तर्कपूर्ण होता है, और उसको एग्जाम्पल के द्वारा उसको प्रूव भी किया गया होता है कि हमने ये फैक्ट लिया, उसके बाद मैंने ये रिसर्च किया, मैंने ये रिजल्ट पर आया, मुझे रिजल्ट मिला। अब देखते होंगे जब आप प्रोजेक्ट का रिपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपार्ट जितने सारी चीज़ यूज किए होते हैं, जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा मेथड होता है, सारी चीज़ें लिखते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है। क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन, हमने ये चीज़ किया तब ये मिला है। तो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंस किसके बीच में, जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में। पता करता हूँ साथियों आप थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे पैराग्राफ हैं, आपको याद करने की दिक्कत हो रही होगी। उसके बाद रीड करिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम मिनिमम 5 तो आपको याद ही रहेंगे, अब इसको आसानी से लिख पाएंगे। तो एक बार रिवाइज करिएगा, इसको आराम से राइट डाउन करिएगा। और चलते साथियों आप यहाँ पे एक आता है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। यह साथियों कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में क्या अंतर है, या फिर क्या है लैंग्वेज के कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ बोला गया कि लैंग्वेज इज ए टूल दैट हेल्प्स एक्सप्रेसिंग एंड कैरिंग थॉट्स फीलिंग ऑफ टू इंडिविजुअल्स। लैंग्वेज क्या एक टूल्स है जो हेल्प करता है किसको, थॉट्स को, फीलिंग को, दो लोगों के बीच में एक्सप्रेस करने में या फिर उसको थॉट्स को कैरी करने में। तो ये लैंग्वेज क्या है, एक टूल है। आप सोचिए, थोड़ा सा भी आपको और एग्जाम्पल देंगे तो आप इसको डिफाइन समझ जाएंगे। और वहीं पे अगर अदर हैंड दूसरी बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है ये, क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और लैंग्वेज क्या है, टूल है। अभी आपको बताते हैं। एक्सचेंजिंग मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन आइदर वर्बली और नॉन वर्बली। ये हमारे मैसेज या इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या फिर हो सकता है रिटर्न फॉर्म या नॉन रिटर्न फॉर्म में। इसका एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप रेंज जानते होंगे, जिससे आप मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो उसको ओपन करते हैं। तो क्या है रेंज, क्या टूल्स है जो हमारे नट बोल्ट को खोलता है। लेकिन क्या है हमारा, जो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज राउंड करते हैं तो क्या हमारा है, प्रोसेस है जो हमारे उसके प्रोसेस में लिया गया। लेकिन टूल क्या है, रेंज है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो मीडियम हमारा है, क्या लैंग्वेज एक मीडियम है शेयर करने का, लेकिन कम्युनिकेशन क्या हमारा एक प्रोसेस होता है, किस प्रकार से हमको शेयर करना है। तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट समझिएगा, और आगे जो डिफरेंट दिए हैं उससे आप समझ पाएंगे। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द आइडियाज इन अ प्रॉपर वे वी नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। देखिए यहाँ समझ में आया होगा, हमको लैंग्वेज की जरूरत होती है किसको, कम्युनिकेट करने के लिए। आप समझ पाएंगे कैसा ये होता है। सो लैंग्वेज इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेली लाइफ। अब कम्युनिकेट तो कई तरीके से कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हमको जरूरी है डेली लाइफ में। लेकिन लैंग्वेज क्या, वहाँ पे एक वे है, एक प्रॉपर वे है, तरीका है लैंग्वेज का, वो एक टूल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन साथियों क्या है,
ये है कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे जो सारे थाट्स हैं वो सही सही तरीके से एक ऑडियंस तक पहुंच जाए, जैसा मैं बोलना चाह रहा हूँ वही ऑडियंस समझे, वो हमारा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे मैं बात करूँ डिटेल में 7th C ऑफ कम्युनिकेशन आएगा तो मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक लैंग्वेज के सहायता से वो बनाया हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लैंग्वेज इम्प्लॉयज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आइडियाज इन अ मीनिंगफुल वे। और यहीं पे लैंग्वेज क्या करता है, हमारे वर्ड को एक्सप्रेस जो आइडियाज़ है, जो हमारे आइडियाज़ है उनको अगर हम वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वे में अगर हम कंबाइन करें तभी हमारे आइडिया को एक्सप्रेस कर पाएंगे लैंग्वेज के। तो ये हमारा है बाय चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंस यू कैन चेंज इट्स मीनिंग एंड इवन मेक इट मीनिंगलेस। अब देखिए लैंग्वेज में क्या है, वर्ड ऑर्डर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बोला गया कि अगर हम एक वर्ड को एक ऑर्डर में सेंटेंस करते एक फ्रेम करते हैं तभी हम उसका मीनिंग निकाल पाएंगे, अथवा ये क्या हो गया, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। आप सोचिए कोई बोल रहा है विकास वेंट टू मार्केट, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, लेकिन कोई बोलेगा टू मार्केट विकास वेंट, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, अगर उसी वर्ड को एक सेंटेंस में फ्रेम करें तो उसका मीनिंग आ रहा है और बिना ऑर्डर के यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं तो वो मीनिंग लेस हो जा रहा है। आगे बात करें तो फिजिकल गेस्चर आर आल्सो समटाइम्स द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। समटाइम्स यहाँ पे बोला गया जो नॉन वर्बल, मतलब हम कुछ कर नहीं रहे, हम कोई माउस से अपना यूज नहीं कर रहे, लेकिन जो फिजिकल गेस्चर है, जो हमारा गेस्चर है उसके द्वारा भी हम कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्राइंग इन एंगर, हम क्रोध में क्या करते हैं, एंगर होते हैं चिल्लाने लगते हैं, या फिर हंसते होते हाथ हिलाने लगते हैं, ऐसे कुछ क्या होते हैं, ये भी एक फीलिंग को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो भी एक क्या है यहाँ पे मीडियम है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, लैंग्वेज भी एक मीडियम है, एक टूल है। मैन हैज इन्वेंटेड लैंग्वेज विच हेल्प्स हिम टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात लें, हम इंडियन है, हम हिंदी की लेते हैं बात, तो हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्ट के लोगों से भी बात कर सकते हैं इंडिया में रह करके। लेकिन जब इंग्लिश की बात आते हैं हम वर्ल्ड वाइड बात करने लगते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप यूपी के हों और अदर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, वो समझ पा रहे होंगे। अब बाकी अगर और कहीं के हों जहाँ इंग्लिश आपकी प्रायोरिटी है, वहाँ पे हो सकता है मेरी लैंग्वेज में समझ में आ रही है, लेकिन जो रिटर्न हुआ है वो आपको समझ में आएगा। तो क्या ये भी एक क्या है, यहाँ पे एक मनुष्य द्वारा इन्वेंट किया गया है, मानव द्वारा, मैन द्वारा इन्वेंट किया गया है, जो डिफरेंट पार्ट्स के पीपल के द्वारा कम्युनिकेट करने में हमको सहायता करती है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर रीड कीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं इतनी आसानी समझा रहा हूँ, आपको आ ही जाएगा। साथियों आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। हाँ साथियों, यहाँ कुछ फीचर्स हैं लैंग्वेज को, उसको हमको ध्यान देने हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इसको आप जानकारी रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। लैंग्वेज आर्टिफिशियल, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बात किया, क्या है यहाँ पे क्या किया है, मैन हैज इन्वेंटेड लैंग्वेज। लैंग्वेज को कौन इन्वेंट किया है, आदमी या मानव, जिस आप बात करते हैं वो इन्वेंट करेगा। तो यहाँ पे मैन हैज क्रिएटेड अ लैंग्वेज फॉर हिज कन्वीनियंस, उसकी सुविधा के लिए वो क्रिएट किया गया है ताकि वो अपने आइडिया को, अपने थाट्स को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए। ये बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसको आप समझ पाएंगे। लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड, जी हाँ साथियों, यहाँ पे इसका एक रिस्ट्रिक्शन भी है, कहाँ से है वो आप समझ सकते हैं। When we translate our thoughts into language, some meaning is lost in the process. So sometimes we feel unable to express our thoughts in words because all cannot be explained through the words. यहाँ पे बोला गया साथियों, कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन वर्ड्स की भी एक लिमिटेशन होती है, उसको उससे ज़्यादा शेयर नहीं किया जा सकता। तो वही बोला गया यहाँ पे कि लिमिटेशन है, हम भले बहुत सारे एक्सपीरियंस रखें, बहुत सारे इमोशंस हो, बहुत सारे थॉट्स हो, लेकिन वर्ड के द्वारा हम पूरे थॉट्स को जाहिर नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसकी एक लिमिटेशन है। अ लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी, यहाँ पे क्या है देखिएगा, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द आइडिया और द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ पे बोला गया कि हम किसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ड के लिए उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, वी कैन नॉट से वाई अ नेम ऑफ पीस फर्नीचर विथ 4 legs एज अ चेयर, इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स। यहाँ बोला गया कि अगर कोई फर्नीचर जिसके 4 legs हैं उसको हम चेयर क्यों बोलते हैं, उसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं। तो यहाँ कोई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बस हमने इसको दे दिया, ये फर्नीचर 4 leg है इसलिए इसको हम चेयर बोल सकते हैं, तो ऐसे बोलते चले आ रहे हैं और सब लोग हम इसको समझ रहे हैं। तो ये क्या आर्बिट्रेटरी, हम किसी को कोई डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या साथी ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट जनरलाइज आइडियाज ऑफ थिंग्स और थॉट्स। ए वर्ड कुड रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज एट अ डिफरेंट टाइम्स
आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि एक जनरल आइडिया थिंग्स या विचारों को यह एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हम एक ही वर्ड द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर कई सारे थॉट्स या कई सारे आइडियाज़ को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। लैंग्वेज इज क्रिएटिव। लैंग्वेज इज क्रिएटिव बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू जनरेट मेनी वर्ड्स एवरी डे। आप जानते होंगे आजकल आप फेसबुक सोशल मीडिया क्या क्या यूज कर रहे हैं, देखते होंगे डेली नए नए वर्ड्स आते हैं। तो ये क्रिएटिविटी है, जो पीपल क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। आप बिकॉज को BCS लिख रहे हैं, हालांकि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के द्वारा ये करेक्ट नहीं है, लेकिन आप क्या करिए, क्रिएटिव वर्क नहीं हुआ। आप बिटवीन को BTW लिख देते हैं, भले ये भी कहीं भी दिया नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिविटी है आपकी। तो इस सबको हम क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज क्या क्रिएटिविटी है। हम कुछ भी यहाँ पे रोज़ नए नए वर्ड यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। आप देखते होंगे बोला जाता है कि ऑक्सफोर्ड में ये भी वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ, डिक्शनरी में आज ये भी वर्ड ऐड हुआ। तो ये क्या क्रिएटिविटी है, लैंग्वेज इज क्रिएटिव। तो इतने सारे कुछ फीचर्स हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, उम्मीद करेंगे। अब बात आती है रीडिंग एंड कंप्रहेंशन। ये भी एक टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में, इसको पढ़ना है और आसान है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। मतलब साथियों क्या है कि जो रीडिंग है, आप देखिएगा, रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स। रिटन सिम्बल्स सकते हैं, रिटन वर्ड्स हो सकते हैं, रिटन पैराग्राफ हो सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, देखते तो है लुकिंग है। मैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देख ही रहे हैं, और फिर उससे क्या कर रहे हैं, उससे एक मीनिंग निकाल रहे हैं, एक अर्थ निकाल रहे हैं, एक मीनिंगफुल, उसको मीनिंगफुल बना रहे हैं। तो हमारा क्या प्रोसेस है। और यहाँ पे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है रीडिंग एक्सटेंसिवली और एक होता है रीडिंग इंटेंसिवली। अब ध्यान दीजिए, जब आपका एग्जाम नहीं आया था तो आप केवल सिर्फ बुक को ओपन कर देते थे, पलट देते थे, फिर बंद कर देते थे। वो क्या हो गया, हमने इसको देखा कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ है, इस चैप्टर में ये चीज़ है, वो रीडिंग एक्सटेंसिवली हो गया। मतलब कि बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट हुआ। लेकिन अब एग्जाम आ गया आपका, तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसको डेप्थ में जाकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको आगे चल के इसका एग्जाम भी रिटर्न करना है, राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रीडिंग इंटेंसिवली। अब उसको हमको कुछ इंटेंट है, हमारा कुछ इंटेंसिव है उससे, क्योंकि हमको रिटर्न करना है, एग्जाम में राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, डेप्थ नॉलेज लेते हैं, उसको पढ़ते हुए डेप्थ नॉलेज लेते हैं, हमारा होता है रीडिंग एक्सटेंसिवली। अब बात आती है कंप्रेंशन क्या होती है। तो रीडिंग कंप्रेंशन रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन रिटन फार्म। अब जो रिटन फार्म में है उसको पढ़ करके एक मीनिंग निकालना, उसके इन्फॉर्मेशन को जो प्रेजेंट उसमें जो पैसेज है मान लीजिए, उसमें जो आइडियाज़ या फिर इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसको समझना, उसको समझने की जो कला है उसको बोलते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन, या उसकी जो योग्यता हमारी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसको बोलते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ गया, रीडिंग क्या है, रीडिंग कंप्रहेंशन क्या है। रीडिंग में थोड़ा सा आपको मीनिंग निकालना है, और इसको यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी है, आप कितने एबल है उस चीज़ को प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। आप देखते हो हर एग्जाम में रीडिंग कंप्रहेंशन का एक पैसेज दिया होता है, उसमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, उसमें यही पूछा जाता है कि आप कितने यहाँ पे सक्षम हैं, उस पैसेज को पढ़कर आप क्या आइडिया आप लगा सकते हैं, आपकी क्या योग्यता है उसको समझने की। तो रीडिंग कंप्रहेंशन ये चीज़ आता है। अगर थोड़ा सा बात करते हैं रीजन फॉर पुअर कंप्रहेंशन आर्स, क्या क्या रीजन है जिसके कारण हमारे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनका कंप्रहेंशन पावर क्या होता है, रीजन जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, चीज़ों को पढ़ने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या बोला गया, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड। जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हम समझने में असक्षम हैं, उसको हम समझ नहीं पाते, वर्ड्स का मीनिंग क्या है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, पहले वर्ड को नहीं समझ पाए, मान लीजिए वर्ड की मीनिंग आ गई, उसके बाद सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे कि सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है। या फिर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस रिलेट टू वन अनदर, वर्ड को नहीं समझ पाए पहले, फिर सेंटेंस को नहीं समझ पाए, फिर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, हम इसको सही समझ नहीं पाते, ये भी एक रीजन हो जाता है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फिट्स टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे, या फिर ऑर्गेनाइज, किस प्रकार से ये जो पैसेज है या फिर जो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उसके इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि उसको हम एक मीनिंगफुल वे हम उसमें फाउंड आउट कर पाएँ, उसका एक सही अर्थ निकाल पाएँ। तो ये हमारा ये भी एक रीजन हो जाता है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन, मान लीजिए आप बुक तो पढ़ रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि आज मेरा एग्जाम है, बुक मुझे पढ़नी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएँ, तो भी आप उसका जो मीन्स है, मीनिंग है, उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। उसका जो आथर है, उसको जो आइडिया एक्सप्रेस करना चाहता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको रिसीव उस वे में नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या हो सकता है, पुअर कंप्रहेंशन का एक कारण हो जाता है।
साथ ही यहाँ पे कुछ बातें थी, ये छोड़ो और चलते हैं, इसको थोड़ा सा कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो टिप्स टू इम्प्रूव कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, क्या क्या टिप्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं यहाँ पे रोज़ कहीं ना कहीं सारे थोड़ा सा बात करता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये क्यों ज़रूरी है। कई कई सारे क्लाइंट्स ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं कि उनको बिल्कुल बोरिंग लगती है, लेकिन उसको समझना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है वो हमारे क्लाइंट हैं, उनके हमको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। आप भी आज एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं, ये आप यहीं तक लिमिट नहीं है, जब आगे कहीं भी जाएंगे तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन का आप कुछ कर नहीं सकते, और ये सारे पढ़ के कम्युनिकेशन के हैं, आपके आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हैं। तो यहाँ पे बोला गया रीड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू टेक्स्ट बुक। यहाँ पे वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप केवल, आप मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप सिविल के स्टूडेंट हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ मटेरियल के बारे में आपको लिमिट नहीं रखनी है, आप टेक्स्ट बुक से निकलिए, आप स्टोरीज पढ़िए, आप उपन्यास पढ़िए, आप स्टोरीज पढ़िए, वहाँ से भी कुछ आइडियाज निकलेंगे, कुछ वोकैबुलरी क्रिएट होंगी आपकी, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। रीड अ फेयरली लॉन्ग पोर्शन ऑफ द मटेरियल, ट्राई टू रीड एन इंटायर सेक्शन और चैप्टर इंस्टेड। यहाँ बोला गया कि थोड़े थोड़े लॉन्ग पोर्शन जो मटेरियल हैं, मतलब लॉन्ग पोर्शन, लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ है, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, और पूरे सेक्शन, पूरे चैप्टर से उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू रीड इंटायर सेक्शन और चैप्टर इंस्टेड, थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा, और कोशिश करिए कि एक बार में आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़िए, ताकि उससे आपका आइडिया जो है वो निकल पाए, पूरा एक बार में उसका जो भावार्थ बोलते हैं, जिसको मीनिंग बोलते हैं, उसको निकल पाए आपका। सर्कल अननोन अनफेमिलियर वर्ड्स एज यू रीड, जैसे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो जो अननोन, जो जिसको हम पहली बार देख रहे हैं, जिसको हम कभी ताल्लुक ही नहीं था, उसको हम कभी ध्यान ही नहीं दिए थे, उन वर्ड को सर्कल करिए और उनका मीनिंग देखिए, उनका क्या मीनिंग होता है उसको ध्यान दीजिए, उसको अपने वोकैबुलरी में ऐड करिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, तब आपको कम्युनिकेशन स्किल को ऐड या अपने इम्प्रूव कर पाएंगे। आफ्टर रीडिंग रिकॉल एज मच द इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, उसको याद करने की कोशिश करिए कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या दिया था, इसमें क्या लिखा होगा, इसमें क्या क्या और हो सकता है, अच्छा इसमें क्या क्या हमारे क्वेश्चन उठ सकता है। ये हमारी क्या होती है इम्प्रूव, आप इस प्रकार से थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करके आप इसको कम्प्रीहेंशन को रिकॉल कर पाएंगे। कंसीडर हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट मैटर इज, हाउ मच यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट। इसमें बोला गया थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट जगाइए कि, और उसको कंसीडर करिए कि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है, और आप इसमें से क्या क्या चीज़ें आप पहले से जानते हैं, तो थोड़ा सोचिएगा। आंसर क्वेश्चन अबाउट द मटेरियल आफ्टर रीडिंग इट, पढ़ने के बाद जो मटेरियल, जो आपका टेक्स्ट बुक है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी कम्प्रहेंशन पैसेज है, सारी चीज़ पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सा जो लास्ट में क्वेश्चन दिए उसको थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देखिए आप साथियों, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड किया हूँ, ये है हमारा रीड थ्योरी ORG का, यहाँ पे इसको लिंक क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे पैसेज मिल जाएंगे, इसको कोशिश करिए। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रेड 4 दिया गया, एग्जाम लेवल दिया गया है, यहाँ पे इसका मेजरमेंट होता है कि आप पैसेज आप कितने समझने के योग्य हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कम्प्रहेंशन स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप तो इस समय एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन आगे चल कर आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। इस वेबसाइट क्लिक कर लीजिएगा रीड थ्योरी ORG पे। और साथ हम आगे बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग की, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में, उसमें मैंने कुछ नीचे डिफरेंस दिखाया टेक्निकल राइटिंग और जनरल राइटिंग में। अब हम बात करने वाले टेक्निकल राइटिंग क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो लंबा जाएगा थोड़ा सा, कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो इसको 2 पार्ट में कर दूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी यूनिट की वीडियो आप तक मिल जाए। टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है साथियों, टेक्निकल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज राइटिंग अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन। एक ऐसे टॉपिक के बारे में ऑथर लिख रहा है जिसको एक डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या फिर जिसकी ज़रूरत होती है। आप जानते होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी आगे चलेंगे आप समझ जाएंगे टेक्निकल राइटिंग और क्या होती है। द स्टाइल राइटिंग हैज ए वेरी डिफरेंट पर्पज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैन द अदर राइटिंग स्टाइल्स। जी हाँ साथियों, यहाँ पे अलग अलग पर्पज हो सकता है। आप हो सकता है रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, आप प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं, आप रिज्यूमे राइटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो भी एक राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, उसका अलग अलग पर्पज हो सकता है। और सभी की स्टाइल, राइटिंग स्टाइल और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप अलग अलग हैं। आप रिज्यूमे राइट कर रहे हैं तो आप उसका अलग है, आप CV कर रहे हैं उसका अलग पर्पज है, उसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे राइट डाउन करना। आप प्रपोजल राइट डाउन कर रहे हैं उसका अलग फॉर्मेट है। आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप किसी को ऑफर दे रहे हैं उसका अलग फॉर्मेट है। तो क्या टेक्निकल राइटिंग होती है सब।
टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज रिटन कीपिंग फोकस ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस बीइंग टारगेट। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आप डॉक्यूमेंट राइट डाउन कर रहे हैं वो हमारा जो ऑडियंस है कौन सा ऑडियंस पढ़ने वाला है, उसका लेवल क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसका कल्चर क्या है, और सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। वो किस लैंग्वेज को ज़्यादा जानता है, वो पता चला आपको हिंदी मीडियम का है, आप इंग्लिश में उसको राइट डाउन कर दिया, डॉक्यूमेंट उसको भेज रहे हो, वो पढ़ ही नहीं पाएगा ना। तो भी आपको टारगेट ऑडियंस को ध्यान देना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। टेक्निकल राइटिंग है, आप यहाँ पे ध्यान देना है। और बात करते हैं यहाँ पे कुछ आते हैं सेंटेंस पैराग्राफ, थोड़ा थोड़ा आप इसको जानती हैं, टाइप सेंटेंस जानती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया और कुछ नहीं है। सेंटेंसेस, द सेंटेंस, ए सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू अ मीन समथिंग। मतलब कि हम इसको इस प्रकार से ऑर्डर करते हैं, ऐसा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जहाँ से हमको एक मीनिंगफुल मीनिंग निकल पाए, वो हमारा सेंटेंस होता है। इसको जानते हैं टाइप सेंटेंस क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप सेंटेंस होते हैं, उसका मीनिंग्स क्या होते हैं, सभी आप जानते हैं, इसलिए आप मैं इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ डिस्कस करना है क्योंकि आप इसको पहली बार समझ रहे होंगे, यहाँ पे डिस्कस होना जरूरी हो जाता है। यहाँ देखेंगे पैराग्राफ, ए पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस और सिंगल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा साथियों, पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्या है, सेंटेंस है। और यहाँ भी एक चीज़ हो सकता है, सिंगल सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडियाज। जरूरी नहीं है कि कई सारे सेंटेंस ग्रुप हो तभी पैराग्राफ हो सकता है, कोई एक सेंटेंस भी हो और उससे एक मीनिंग निकलता हो, एक पूरा आइडिया को प्रेजेंट कर देता हो, तभी वो क्या है, एक पैराग्राफ है। सपोर्टेड बाई एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल दस फार्मिंग अ यूनिट। अगर वो एक यूनिट क्रिएट करता है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ एविडेंस मतलब प्रूफ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे दिए, एग्जाम्पल के रूप में उसमें कुछ एविडेंस दे दिए, तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट यूनिट बनता है जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। ये आपको ध्यान देना है, या आप इसको ये राइट डाउन कर सकते हैं, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं आप इसको अंदर, तो आके आप इसको एग्जाम में राइट डाउन कर पाएँ। तो यहाँ पे अगला बात आती है राइटिंग एंड इफेक्टिव पैराग्राफ। साथ ही ये लंबा सा आप टेक्स्ट देख के बोर ना होइए, आइए मैं इसको भी समझाता हूँ, इसको जानते पहले से, बस इसको एक बार रिकॉल करिएगा ताकि इसको एग्जाम में आप लिख पाएँ। टॉपिक सेंटेंस, फोकस योर पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस। हाँ साथियों, हमको पहले जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या है इसको ध्यान देना है। फोकस है पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस। इफ द पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ एन एसे, द टॉपिक सेंटेंस शुड बी फोकस द पैराग्राफ एज वेल एज सपोर्ट द थीसिस। यदि आप किसी एसे पे लिख रहे हैं तो उसमें कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ है वो साथ साथ टॉपिक को भी फोकस करें और साथ में जो थीसिस है जो आप ऐसे लिख रहे हैं उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। पता आप लिख रहे हैं किसी और के बारे में ऐसे और जो पैराग्राफ है कुछ और बोल रहा है, इसको ध्यान देना है। द सेंटेंस इज योर मेन आइडिया एंड ऑल अदर सेंटेंस इंक्लूड दैट दिस टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी फिट अंडर द अम्ब्रेला। मीन्स साथियों क्या है, कोई सेंटेंस आप जो राइट डाउन करें उसका एक तो मेन आइडिया है और उसके साथ जो और सेंटेंस हम ऐड करें उसको सपोर्ट करें, उसका एग्जाम्पल हो, उसमें फिट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कोई और है आप इसको ज़बरदस्ती उस सेंटेंस को घुसोर के लाम पैराग्राफ बनाने के लिए कहीं अलग से ज़बरदस्ती उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है। सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आपका टॉपिक हो गया, सेंटेंस क्या लिखना है। सपोर्टिंग डिटेल्स, डेवलप योर पैराग्राफ विद सपोर्टिंग डिटेल्स। एज सपोर्टिंग डिटेल्स मतलब कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को या फिर ए से क्या कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंस में या एग्जाम्पल के द्वारा उसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दिस स्टेप इनटू एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन। आप अलग पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल को रख करके उसको एक एक्सप्लेन करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो डिटेल्स मतलब क्या है, प्लूरल वर्ड है, यहाँ बोला गया मतलब कि आप इसमें एक से दो एग्जाम्पल भी रखते हैं, और जो अगर दो एग्जाम्पल रख रहे हैं तो एक से और अधिक अच्छा है, तो आप इसमें अधिक से अधिक एग्जाम्पल रख करके उसको सपोर्ट करिए। मैंने जो सेंटेंस किया वो करेक्ट है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फॉर ईच एग्जाम्पल दैट यू प्रोवाइड यू विल वांट टू एक्सप्लेन हाउ इट सपोर्ट्स योर टॉपिक सेंटेंस। हमने जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है उसको किस प्रकार से एग्जाम्पल सपोर्ट करता है उसको भी आपको यहाँ पे एविडेंस देना है, उसको सपोर्ट में कुछ और एक्सप्लेनेशन करना है। जब सपोर्ट डिटेल हो सकती है। और यहाँ थर्ड आता है कंक्लूडिंग और ट्रांजिशनल सेंटेंसेस। डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ योर पैराग्राफ यू विल आइदर राइट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस और अ ट्रांजिशनल सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस होते हैं साथियों जिसमें हमारे जो कंक्लूजन को हमको दिखाते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या, हमारा जो लास्ट आइडिया हमने क्या एक्सप्रेस किया उसको हम बोल सकते हैं कंक्लूडिंग या ट्रांजिशनल सेंटेंस। इफ योर पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ होल एसे एज यू विल राइट अ ट्रांजिशनल सेंटेंस दैट लिंक्स टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कोई पैराग्राफ लिखा, होल पूरे एसी का एक पैराग्राफ पार्ट लिखा, आप सोच रहे हैं कि इसको हमको नेक्स्ट पैराग्राफ से भी जोड़ना है, तो जो लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंस। क्या है, एक ऐसा लिंक बनाना है जो अगले पैराग्राफ को भी ऐड करे, समझाए, उसको पता चले कि हाँ अगले पैराग्राफ में कुछ इसी के बारे में ही बात की जाने वाली है। इफ़ यू राइटिंग ओनली अ पैराग्राफ
जो लास्ट सेंटेंस इज ए ट्रू कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपका ऐसे मतलब कि आपको एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप लास्ट सेंटेंस ऐसा लिखिए कि आपके पैराग्राफ को पूरा समराइज कर दे, पूरी तरह समराइज कर दे। मतलब कि अगर कोई पढ़ रहा है, कोई रीडर पढ़ रहा है और पूरा पैराग्राफ ना पढ़े, सिर्फ आपके लास्ट सेंटेंस को भी पढ़े, तो उसको समझ में आ जाए कि पूरे सेंटेंस में क्या बात की गई है, सॉरी पूरे पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की गई है, उसका किस आइडिया को एक्सप्रेस किया गया है। इन बोथ इंस्टेंस द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड बी गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन बाय ड्राइंग टुगेदर टू सपोर्ट द एम्फेसिस योर फोकस और योर टॉपिक्स। ये है कि आप जो टॉपिक लिखे हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए, पूरे पैराग्राफ में कंप्लीट हो, और एक फोकस, एक पूरे कंप्लीट टॉपिक सेंटेंस को वो फोकस करे और पूरा उसको सपोर्ट करे। तो कुछ तो इफेक्टिव पैराग्राफ रखना है आपको, इसको ध्यान देना है, इसको जरूर आप इसको मेमोराइज हो पाया होगा, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा चलते हैं आगे, चलते हैं टेक्निकल स्टाइल क्या होती है। नया वर्ड होगा, टेक्निकल राइटिंग पढ़ लिया, टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ लिया, टेक्निकल स्टाइल क्या होती है। स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द वे वन स्पीक्स और राइट्स टू कन्वे द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आप किसी चीज़ को कैसे बोल रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, किसी कोई एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस प्रकार से किस प्रकार से बोल रहे हैं या फिर किस प्रकार से उसको राइट डाउन कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे हो सकता है टेक्निकल स्टाइल। स्टाइल इन टेक्निकल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ। क्या हो गया, एक ऑडियंस पर डिपेंड करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका जो संदर्भ है, जो उसका आइडियाज है वो क्या है, और उसका उद्देश्य क्या है, उस पर आपका डिपेंड करता है। स्टाइल इज फॉर्मल इन द टेक्निकल रिपोर्ट और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एंड इनफॉर्मल एज ए पर्सनल लेटर और कैजुअल कन्वर्जेशन। जब आप कोई टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं, कहीं पे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, मेरी फॉर्मल होती है। लेकिन वहीं पे हम कहीं पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, कोई कैजुअल कन्वर्जेशन कर रहे हैं, कहीं पे हम कुछ दोस्तों के साथ बात करें, तो वहाँ क्या होती है, उसकी स्टाइल क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। तो ये भी स्टाइल का एक पार्ट हो जाता है, टेक्निकल स्टाइल हो जाती है। तो एक बार फिर रिवाइज करवा देते हैं, ये क्या है कि एक वे है। स्टाइल इन द टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द वे, जैसे कि कोई बोलता है या फिर लिखता है किसी भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को। तो छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, दोनों मार्क्स में पूछ सकता है आपके। तो आइए साथियों, यहाँ पे कुछ लास्ट यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूँगा, फिर अगले पार्ट में बात करूँगा। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करने वाला है। कई फॉर्म में ये चीज़ पूछी जा सकती हैं, तो आप उसको इस टॉपिक को इस हिसाब से तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। कैसे यहाँ बोला गया, इंग्रेडिएंट आर रिक्विसाइड्स आर साइलेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन पैराग्राफ टेक्निकल स्टाइल। ये पूछा जा सकता है कि इंग्रेडिएंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या साइलेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ पैराग्राफ क्या है, या साइलेंट फीचर ऑफ टेक्निकल स्टाइल क्या है। सारी चीज़ ऐसे कुछ पूछा जाए, या फिर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पैराग्राफ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ टेक्निकल स्टाइल। तो सारी चीज़ें आपको इतना ही राइट डाउन करना है, और इसीलिए मैं इसको लास्ट में डाला ताकि आपको एक बार में पढ़ाने के बाद, अब एक बार पढ़ने के बाद आसानी से इसको एग्जाम में लिख पाएँ। अगला है ब्रेविटी। पहला क्या था, ब्रेविटी। लिटरल साथियों यहाँ पे शुद्ध, संक्षिप्त, ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज हमको बड़े सेंटेंस नहीं यूज करने, थोड़ा यहाँ पढ़ेंगे आगे समझ में आ जाएगा। इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन अ कंसाइज मैनर। जैसे मैंने आगे बात किया था कि ब्रीफ और एक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी ब्रेविटी, इसको यहाँ पे टर्म दिया जाता है ब्रेविटी। जो हमारा सेंटेंस हो, जो हमारा कम्युनिकेशन हो, ब्रेविटी हो, यह ब्रीफ होना चाहिए, और सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कंसाइज रूप में, हमको ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा स्पीक ना करना पड़े, ज़्यादा बोलना ना पड़े, और हमारी इस बातें ऑडियंस तक पहुँच जाएँ। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैं जब बात करूँगा 7C ऑफ कम्युनिकेशन, उसको मिस ना करिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा क्लैरिटी क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको कम्युनिकेशन में एक सारी चीज़ें इसको डाल सकते हैं। तो अगर कोई ऑडियंस सुनने को, उसको ऐसा ना लगे कि अच्छा ये चीज़ रह गया है, मुझे इससे पूछना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, आप एक स्टेज पर जा करके किसी चीज़ को प्रेजेंट करें, उसको एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अब एक पीछे जो बैठा है या फिर कोई बीच में बैठा है, उसको एक क्वेश्चन छूटा, वो आपसे पूछ नहीं पाएगा, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो इफेक्टिव नहीं हो पाया ना। तो उसका आपको ध्यान देना है। सिंपलिसिटी, इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम ऑडियंस को या फिर कहीं पे कुछ राइट डाउन करें, तो सबके अलग अलग लेवल होते हैं, तो उसको एक रिटन सिंपल लैंग्वेज लिखा है ताकि आप सभी ऑडियंस को समझ पाएँ। ऑब्जेक्टिविटी, इट शुड बी रिटन इन अ लिमिटेड वर्ड्स। जो उसका आपको उद्देश्य है वो छोटे से छोटे लिमिटेड वर्ड्स में इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड होना चाहिए। यूटिलिटी, इट इज़ डन फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पज। ऐसा नहीं है कि आप एक जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप पैराग्राफ राइट कर रहे हैं और रीडर पूरा पढ़ डाले, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं है कि आप किस बारे में बोल रहे थे,
तो उसका एक पर्पज़ जो होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ पे बोला जाना चाहिए, वो स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल स्टाइल हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे पैराग्राफ हो। वोकैबुलरी ऐसा यूज करना चाहिए कि उसमें कुछ बोला गया है कि इट यूजेज स्पेसिफिक टेक्निकल वोकैबुलरी, क्योंकि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक टेक्निकल अगर आप वोकैबुलरी यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो उसका बहुत सारा मीन्स होता है जिससे ऑडियंस खुद ही समझ जाएगा अच्छा इसका अगर हम एलोबरेट करेंगे इसको तो ये मीनिंग आती है। इन्फॉर्मेटिव, इट शुड बी यूज टू द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि इसका यहाँ क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए, इस प्रकार से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें होना चाहिए। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस शुड बी यूज एज इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड द एम्फेसिस द लेड ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट, अगर हम एक्टिव वॉइस यूज करें, आप जानते होंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, अब इसको ग्रामर में आसानी समझें तो हमको एक्टिव वॉइस यूज करनी है, हमको एक्टिव हो के बाद भी करनी है और एक्टिव वॉइस यूज करनी है, जिससे इसको आसानी से क्या होता है जो ऑडियंस है उसको समझ सकता है। और अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन शुड बी अवॉइडेड, हमको एक ही सेंटेंस को या फिर एक ही इन्फॉर्मेशन को कई बार नहीं शेयर करना है, मैं आगे चलूँगा तो उसमें आपको और सारी बातें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें सही साथियों आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँचाए। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।